अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद तहरीक शुरू करने जा रही है। अब तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है कि क्या वो लोगों को सड़कों पर निकालने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। इमरान खान से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने यह कहा था कि बानी का यह कहना है कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस्लामाबाद की कॉल देने की बजाय ये पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। उनका यह भी कहना था कि एहतजाजी तहरीक को इमरान खान अब खुद ही लीड करेंगे और उन्होंने एहतजाज का अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने इस खदशे का इजहार किया कि मंसूबा बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 52 अरकान को नाअहल करार दिया जाए। इमरान खान के कानूनी मामलात भी पार्टी के लिए चैलेंज बन रहे हैं, क्योंकि पार्टी भी जो है वो इन मामलात की वजह से फैसला साजी में ये अहम हो जाते हैं। अब ये पार्टी जो चाह रही है कि इमरान खान के लिए कानूनी रिलीफ हासिल किया जा सके, क्या वो मिल सकेगा या नहीं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी क़यादत है उसकी पॉलिसियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पार्टी के अंदर से भी किया जा रहा है। पार्टी के लोगों के बयानात भी हैं एक दूसरे के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों वकील फैसल चौधरी ने भी एतराफ़ किया था कि पार्टी की क़यादत की जानिब से हिकमत अमली का फुकदान जो है वो नजर आ रहा है और ये इमरान खान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। शौकत यूसुफजई ने भी ये कहा था कि जो है वो इस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ऑप्शन के हवाले से भी जो है वो बात हो रही है। पीटीआई का ये कहना है कि वो ऑप्शन खुली है, मुज़ाकरात जो है वो कर सकती है, लेकिन अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं, ये वो तमाम मामलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन ईद के बाद जो तहरीक वाला इशू है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। अली मोहम्मद खान साहब कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, कॉल दे दी आप लोगों ने, तहरीक का इरादा है, तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला क्या किया है, पार्टी के अंदर क्या बात चल रही है, किस तरह की एहतजाजी तहरीक होगी, इसके मकासद क्या होंगे, और पहले जो एहतजाज होता रहा क्या ये उससे कोई मुख्तलिफ एहतजाज होगा? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आपको जो ईद उल अज़हा है आने वाली, वो बहुत बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। ये ईद उल अज़हा आपके साथ बहुत से सवालात भी लेके आ रही है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन पहले आपका सवाल अहम है। इस हफ्ते मैं इमरान खान साहब से मिलने भी गया तोशाखाना केस में, लेकिन रास्ते में एक बार फिर मुझे रोक लिया गया। 6.5 महीने हो गए हैं आज की तारीख में कि मुझे इमरान खान साहब से, मैं वाहिद बंदा हूं जिसको 6.5 महीने से अडयाला जेल वालों ने रोका हुआ है, नहीं मिलने दे रहे। देखिए, खान साहब की तरफ से जो मैसेजेस पहुंच रहे हैं हमें, वो तो ये है कि वो इस्लामाबाद सेंट्रिक नहीं एहतजाज बल्कि पूरे मुल्क में फैलाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जिस तरह 26 नवंबर में हमारे लोगों के साथ किया गया, वो नहीं चाहते कि वो रिपीट हो और दोबारा खुदा न खास्ता यहाँ से लाशें उठाई जाएं। वो कभी भी अपनी सियासत के लिए अपने कारकुन की कुर्बानी नहीं चाहते, ना वो चाहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में से किसी का नुकसान हो। मुझे आज भी याद है 25 मई 2022 को रजीम चेंज के बाद जब हमारा एक लॉन्ग मार्च या एक इस्लामाबाद मार्च हुआ था, इफ यू रिमेंबर, पेशावर से, तो वो सेंटोरस ब्रिज पे पहुंच के ब्लू एरिया 0 पॉइंट में खान साहब ने उसको फिर वहां खत्म कर दिया, क्योंकि उनको ये खदशा था कि खुदा न खास्ता वहां जो रेंजर्स खड़े थे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनकी हमारे कारकुनों से मुठभेड़ ना हो, और दोनों तरफ पाकिस्तानी है। तो इमरान खान साहब ने हमेशा तसादुम को अवॉइड किया है, वो अपने तहरीक में तशद्दुद को नहीं लाना चाहते, इसलिए इस बार इसको वो पाकिस्तान भर में शायद इसको फैला दें पुरअमन तौर पे। लेकिन अली भाई, तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी एहतजाज किए हैं, जो पहले एहतजाज होते रहे, और ये वाला जो एहतजाज है, इस एहतजाज में आपकी एंड गेम जो है वो क्या है? क्या पार्टी जो है वो चाहती है, क्या एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज के तौर पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, या फिर ये कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, एहतजाज का मकसद क्या होता है? एहतजाज का मकसद होता है एक दरवाजे पर नॉक करना, ताकि आपकी बात सुनी जाए और आपकी जायज मुतालबात तस्लीम हो। एहतजाज एक तरह से एक मैसिव नॉक ऑन द डोर होता है, एक दस्तक होती है। अगर तो जो हमारे जायज मुतालबात हैं उस पर बातचीत शुरू हो जाती है, जिसकी तरफ जनाब इमरान खान साहब ने इंदिया दिया भी,
कि वो बात जरूर करना चाहते हैं, लेकिन वो ताकतवर जो हल्के हैं या जो फैसला कौन है उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म 47 की जो हुकूमत है इनके पास एक क्राइसिस है कि ये डिसीजन मेकर नहीं है, इनके पास एक तरह से डिसीजन मेकिंग या पावर क्राइसिस है। तो खान साहब ने उससे इनकार नहीं किया। अगर ये एहतजाज इस मुल्क भर में फैला दिया जाता है और उससे पहले या उस दौरान कोई सोल्यूशन की तरफ हम चल पड़ते हैं, तो जाहिर है फिर वो मकसद हल हो जाएगा। इमरान खान साहब पे जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको और बाकी असीरान की रिहाई वो बहुत बड़ा मकसद है। साथ साथ जो मैंडेट चोरी किया गया था वो बेशक 1.25 साल हो गया है, लेकिन वो एक जुल्म हुआ है, जिस तरह अभी समरयाल इलेक्शन में भी आपने उसको देखा। आपके सवाल में एक नुकता बड़ा अहम है कि फर्क क्या होगा पिछले और इस एहतजाज में जो मुल्क भर में होगा। अभी उसकी मोडालिटीज तो हमारे सामने तफसीलन नहीं आई, क्योंकि मेरी तो मुलाकात ही नहीं होती, तो मुझे तो उस तरह से इल्म नहीं है। बाकी को जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है बैरिस्टर गौहर साहब या कुछ और लीडरशिप की तरफ से, तो मैं जो समझा हूं वो तो ये है कि देखें, पिछला जितना भी एहतजाज था वो स्पॉट एहतजाज होता था या वो एक फ्लैश एहतजाज होता था। लोग निकल के कुछ देर के लिए नारेबाजी करके कोई छोटी सी रैली करके फिर डिस्पर्स हो जाते थे। शायद इस बार पुरअमन धरना हो, उसमें फिर गिरफ्तारियां भी होंगी, जाहिर है उसमें होंगी, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसका फैलाव बढ़ाया जाएगा। और मेरे ख्याल में अगर जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, अगर पूरे पाकिस्तान में इसको फैला दिया जाए पुरअमन एहतजाज में, जिसमें धरना हो या सिट इन हो या कहीं जगह पे बैठक हो, पॉलिटिकल जगहों पे बेशक, ऑफ कोर्स किसी प्रेस क्लब के सामने, किसी बड़े चौक में या किसी ऐसी जगह जहां आप अमूमी तौर पर एहतजाज करते हैं, वहां अगर बैठक होती है उसका एक प्रेशर पड़ेगा। लेकिन हम इन चीजों की जाहिर है ईद के बाद इसकी चीजें मोडालिटीज जो हैं वो वाजे होना शुरू होंगी। लेकिन अली महमूद खान साहब, अब खान साहब ने खुद इस एहतजाज को लीड करने का फैसला किया है, लेकिन अब पार्टी का कोई एहतजाज हो या कोई और फैसला हो, ऐसा लगता है कि वो जुड़ा हुआ है जब तक मुलाकात ना हो जाए इमरान खान से आप लोगों की। तो आपको लगता है ये मामलात आगे चलेंगे और फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये जो रिलीफ है जो इमरान खान को मिलना है ये इन अदालतों से ही मिलना है? इसमें मेरा नुक्ता नजर थोड़ा सा मुख्तलिफ है कुछ बाकी लोगों से, और उसका इजहार मैं जनाब इमरान खान साहब से जब जेल में सेकंड लास्ट बार मिला था, आखिरी बार तो शायद 16 नवंबर था, लेकिन 12-13 नवंबर को काफी तफसीली मेरी मुलाकात जनाब खान साहब से हुई थी। उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बात की थी जनाब खान साहब को, और मैं बात उनको हमेशा क्लियर करता हूं ताकि उनको क्लियर पिक्चर सामने आए। बाहर कुछ और हो, अंदर जाके आप उनको एक रोजी पिक्चर पेश करें कि जनाब पता नहीं 20 लाख निकल रहे हैं तो फलाना निकल रहा है। लीडर को, क्योंकि लीडर उस्ताद होता है और उस्ताद एक तरह से रूहानी बात भी होता है, तो अपने लीडर को, अपने उस्ताद को सच बात कहनी चाहिए। उनको मैंने कहा कि देखिए, मेरे ख्याल में इसका वाहिद हल ये है कि आप नेगोशिएशन के जरिए, डायलॉग के जरिए इस जगह से निकलिए, और डील नहीं, एक पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए। अच्छा, जो केसेस आप पे हैं वो पॉलिटिकल हैं, उनका हल भी पॉलिटिकल है, क्योंकि उनको मैंने कैटेगरी के लिए कहा था कि ये जो तरामीम हुई है आईन में, उसके बाद जुडिशरी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। दूसरी वजह यह है कि जुडिशरी से आप एक्सपेक्टेशन अगर अदलिया से रखें भी, तो देखिए उस वक्त तो कोई 200-250, अब 300 के करीब शायद केस बन गए। अगर बहुत ही कोई आजाद अदलिया हो, रहमान साहब योर सेल्फ स्टूडेंट ऑफ लॉ, 300 केसेस में अगर आप अदालत से रिलीफ लेते हैं, और मत भूलिए कि केसेस पॉलिटिकल है, जेन्युइन केसेस नहीं है, तंग करने के लिए केसेस 300 से ज्यादा बना दिए। अब इन 300 केसेस की सिर्फ जमानतें भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें कितने साल लगेंगे? तो क्लियर हो गया कि आपका रिलीफ, चूंकि पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल उसका हल है, इन अदालतों से आपको वो रिलीफ नहीं मिलेगा जो हम, जिसके हम हकदार हैं। जहां तक मूवमेंट की बात है, उस पर भी मैंने इमरान खान साहब को उस वक्त बड़ी क्लियर बात की थी। हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, 9 फरवरी अगले दिन जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, मैस कॉल ऑफ प्रोटेस्ट दे देते। तो खान साहब ने कहा अगर मैं खुद बाहर होता तो मैं प्रोटेस्ट की कॉल दे देता पुरअमन। लेकिन अब तो सारे वो मौके जाहिर है खत्म हो गए, एक एक करके आपकी एवेन्यूज बंद होते हैं, लेकिन और एवेन्यूज भी अल्लाह खोलता है। अगर एक दरवाजा बंद होता है 10 और खुल जाते हैं, तो अभी भी हम मायूस नहीं है। हाँ, अच्छा, अब 9 फरवरी को जो एहतजाज होना था,
अब उस तरह का नहीं होगा। अब पूरे मुल्क में आपको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, आपको गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, पुरअमन रहना पड़ेगा। हर सूरत में कभी भी आपने किसी को मौका नहीं देना कि फॉल्स फ्लैग करे। किसी ऐसी जगह पे मैं इनको तजवीज जरूर दूंगा कि किसी ऐसी जगह पे ना जाए जहां आप पे फिर कोई स्टेट के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगेगा या 7 जगह के बाहर एहतजाज ना हो। आप पब्लिक प्लेसेस में, प्रेस क्लब्स वगैरह के सामने, किसी मेन जगहों पे आप एहतजाज कर सकते हैं, रिमेन पीसफुल। और आप जाहिर है एक सियासी तहरीक के पास सबसे बड़ा हथियार पुरअमन एहतजाज होता है। ठीक है, राइट। लेकिन आपने खुद कहा कि एहतजाज के साथ सियासी हल जो है वो देखना होगा, लेकिन सियासी हल तो वही है, मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात आप कहते हैं कि पावरफुल हलकों के साथ ही करने हैं। आपके ख्याल में वहाँ पर मुज़ाकरात या बातचीत का कोई फ़ायदा तहरीक इंसाफ को जो है वो होगा या नहीं? और फिर ये कि ये जो बातचीत की बात है सियासी पार्टियों के साथ, क्या यहाँ पर तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म की कोई लचक दिखा सकती है? रहमान साहब, वी आर में कैच 22 सिचुएशन। मैं एक एग्जांपल, एक मिसाल से क्लियर करूंगा और बहुत छोटी सी बात करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं। मैं किसी शख्स को किसी शख्स से तशबीह नहीं दे रहा, मैं क्लियर करने के लिए कह रहा हूं कि अगर एक गांव पे एक डाका पड़ जाता है और डाकू वहां से कुछ लूट के ले जाते हैं, आपकी बात उन डाकुओं से नहीं, उन लोगों से होती है जिनकी जिम्मेदारी है कि वो डाका ना पड़े। जो निजाम है उसके अंदर कोई ताकतवर हल्के हैं। ये जो 8 फरवरी को हमारे इलेक्शन पर डाका पड़ा है, जो उसका बेनिफिशियरी है वो क्यों चाहेगा कि हमसे बात करके हमें हमारा मैंडेट दे? यानी शहबाज शरीफ साहिब जो हैं, माजी में वो इलेक्शन जीते भी हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो झूठ बात करता है या मुबालगा राई से काम। माजी में जीते हैं, वजीर आला भी बने हैं, माजी में जीते में। लेकिन इस बार वो जो है अवाम ने उनको नहीं पसंद किया, उनको नहीं वोट दिया। शहबाज साहब सीट हारे बैठे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब सीट हारे बैठे हैं, मरियम बीबी वजीर आला है लेकिन अपनी सूबाई सीट वो हारी बैठी। आप क्या समझते हैं? उनसे अगर हम मुज़ाकरात करेंगे, क्या वो ये मानेंगे कि यस हमने मैंडेट चोरी किया? क्या? हाँ, एक सूरत हो सकती है, लेकिन उस पाई की लीडरशिप इस वक्त है नहीं। हम जो कह रहे हैं ना कि हमने ताकतवर हल्कों से बात करनी, उसकी वजह यह है कि ये इख्तिदार उनको आया उसी तरफ से है। 8 फरवरी के दिन जब ये फॉर्म 47 फेक बन रहे थे और इनको इख्तिदार दिया जा रहा था, इतनी ताकत शहबाज साहब ने या जरदारी साहब में तो नहीं थी 8 फरवरी 2024 को कि वो अपने लिए फेक फॉर्म 47 बना रहे थे। कोई बना के दे रहा था ना, उनसे बात करनी। लेकिन देखिए, एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है, आखिरी 2 लाइनें जी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। वैसे मैं आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं। जितनी इस वक्त टॉप लीडरशिप है तीनों चारों बड़ी जमातों की, सब 70+ हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के टॉप लीडर, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हैं या हेड हैं, जाहिर बिलावल साहब हैं लेकिन जरदारी साहब कॉल द शॉट्स, शहबाज साहब जाहिर है सब कुछ हैं, वजीर आजम भी हैं लेकिन अपनी जमात के लीडर उनके मियां साहब हैं। मुल्क के सबसे बड़े लीडर और पीटीआई के भी टॉप लीडर जनाब इमरान खान साहब और मौलाना साहब, ये सारे सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है। अब इन पॉलिटिशियन से ये तवक्को रखना, खासकर हुकूमती लोगों से, खान साहब तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल वो स्टैंड पे लेंगे कि मुल्क के लिए अब एक सोचें कि ये म्यूजिकल चेयर बहुत हो गई। एस्टैब्लिशमेंट ने भी 3 बार तबाह आजमाई कर ली, अयूबी दौर देख लिया, जिया साहब का देख लिया, मुशर्रफ साहब का देख लिया, ये हाइब्रिड प्लस रिजीम देख ली। हमारी हुकूमत को भी हाइब्रिड कहा जाता था, ये वाली हाइब्रिड प्लस है। तो सब ने अपना अपना वो जो है ना वो देख लिया हाथ। दे वांट टू डू समथिंग गुड और बैड विद पाकिस्तान। अब वक्त आ गया है कि सियासी लीडरशिप बैठ के बड़े फैसले करे कि हमने चोर दरवाजे से नहीं आना, हमने फॉर्म 47 से नहीं आना, हमने एस्टैब्लिशमेंट का कंधा यूज नहीं करना। एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला कर ले कि भाई जो भी आता है अवाम की ताकत से है, पाकिस्तान के खिलाफ तो किसी ने नहीं जाना, तो हम क्यों गन में पड़े। अब इसके लिए बड़े दिमाग, बड़ा सीना, बड़ा दिल चाहिए कि वो बैठे कि यार हमने अपनी जिंदगी गुजार ली। हम लोग 3-3 बार वजीर आजम, एक बार वजीर आजम, अपोजिशन लीडर, वजीर आला, सब कुछ आप लोग बन गए हैं। जो ओहदे देखें, ओहदा एक ही बार उसका मजा होता है, दूसरी बार तो रिपीटेशन है, कोई नई चीज नहीं है। सब कुछ आपने देख लिया। अब कौम का सोचें, क्या आपको इस लीडरशिप में वो कदावर शख्सियत नजर आती हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं कि वो कहें कि ठीक है आओ बैठ के बात करते हैं, इस मुल्क के लिए अगले 30-40 साल का प्लान बनाते हैं? वो तो नहीं नजर आती। इसलिए खान साहब फिर मजबूर होकर बात करते हैं कि हमने ताकतवर हल्कों से बात करनी है कि इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन तो निकले इन मसाइल का, वरना इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन मैं हमेशा से रहमान साहब ये बात करता हूं
तो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी क़यादत को बैठ के पाकिस्तान को 30-40 साल का प्लान देना चाहिए। फिर जिसकी भी हुकूमत बने, जो भी आएगा, मैं आता हूं, आप आते हैं, कोई भी आता है, पाकिस्तानी ही होगा ना। कोई मोदी का कोई नौकर, मोदी का कोई सगा, मोदी का कोई चचे का बेटा तो नहीं, खालाजाद तो नहीं आएगा ना, हम में से कोई होगा। तो क्यों हमने एक दूसरे के गिरबान फाड़ रखे हैं, कभी एक जेल में, कभी दूसरा जिंदान में। 650 दिनों से इमरान खान साहब जेल में है। मुल्क का इतना कीमती सरमाया, कीमती लीडर जो है, ये ईद भी जो है बदकिस्मती से ये भी उधर जेल में, तो ये कितना बड़ा नुकसान है इस मुल्क का। राइट, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सिफारती जंग भी जारी है। ये एक डिप्लोमेटिक फ्रंट है जो अभी खुला हुआ है। पाकिस्तान भारत जंग के बाद आलमी सतह पर जो भारतीय बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था उसको मुस्तरद भी किया गया, और जबकि भारत ने इस जंग के बाद अपने एक सिफारती वफ्द को मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर भिजवा दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान का जो सिफारती वफ्द है वो भी बैनुल-अक़वामी दौरे पर है, और अमरीका में भी उसकी मुलाकातें हुई। ये मुलाकातें बड़ी अहम थी। इन मुलाकातों के हवाले से बताया जा रहा है कि कश्मीर और बलूचिस्तान के हवाले से, जो बलूचिस्तान में खासकर भारतीय शरंगेजी है, उस पर भी बात हुई। ना सिर्फ अब एक तरफ ये सिफारती वफ्द है, इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर चुके हैं। अब असल चैलेंज पाकिस्तान के लिए यह है कि बैरूनी दुनिया को कायल किया जा सके कि एक तरफ वो खित्ते में भारतीय जारहियत का नोटिस है, लेकिन साथ ही साथ जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है उसका नोटिस भी जो है वो लिया जाए। पाकिस्तान के हाथों भारत को हर महाज पे शिकस्त का सामना करना पड़ा, और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने भी इस जंग के बाद जो है वो तस्लीम किया कि पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह से अपनी बर्तरी साबित की है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत की कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि वो इस मिलिट्री कमजोरी का जो अजाला है वो अपनी इकोनॉमिक पावर दिखाकर और इन मुल्कों के अंदर अपनी ये जो सिफारती कोशिशें हैं इस तरह से अपने वफूद भेजकर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ा सके। अब एक तरफ तो ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट खुला है, इसके असरात क्या होंगे, दूसरा पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान को आमतौर पर समझा जाता है कि कमज़ोर मईशत की वजह से शायद हमारी सिफारती ऑप्शंस भी जो है वो बड़ी लिमिटेड हैं। इसी पर बात करने के लिए मसूद खालिद साहब इस वक्त मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मसूद खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसूद खालिद साहब, एक इम्प्रेशन पाकिस्तान की सिफारतकारी के हवाले से और पाकिस्तान की जो एक डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है उस हवाले से ये रहा कि हमारी क्योंकि इकोनॉमी कमजोर है इसलिए शायद हमारी बात उस तरह से नहीं सुनी जाती। क्या ये जो है वो मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब दुनिया के सामने मामलात आते हैं तो वहां पर भी जो है वो इसी तरह से पाकिस्तान को देखा जाता है, या पाकिस्तान की सिफारतकारी को देखा जाता है, या वहां पर आपको सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि सिफारतकारी जो है उसका अपना एक प्रोसेस है और उसका अपना एक ट्रैक होता है। मैं आपको पहले मिसाल तो ये देना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसका नॉन परमानेंट मेंबर है, और ये 2 साल के लिए हमारा टर्म है वहां पर। और उस इलेक्शन को जो पिछले साल हुआ था, जब हमारा इलेक्शन हुआ सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें हमें मैक्सिमम वोट्स पड़े थे इस मेंबरशिप के लिए। तो यानी कि मेरा ख्याल है कि 192 में से हमें शायद 187 बहरहाल काफी वोट्स पड़े थे, यानी कि हमें 2/3 मेजॉरिटी से बहुत ज्यादा। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी डिस्पाइट आवर चैलेंजेस हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। अब मैं आता हूं इसके ऊपर जो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा डेलीगेशन क्या इस अब बात यह है कि डिप्लोमेसी जो फील्ड है उसको आप ओपन नहीं छोड़ सकते, मतलब उसको खुला नहीं छोड़ सकते आप अपने हरीफ के लिए और अपने मद्दे मुकाबिल के लिए। अगर फर्ज कीजिए इसको आप इस कि इंडिया का डेलीगेशन वहां गया हुआ है, वहां जाता और उससे मिलता, कोई उसका जवाब ना होता, यानी कि हमारे डेलीगेशन ना गया होता, इसका मतलब है कि फिर इंडिया नैरेटिव दुनिया को बता रहा है, फिर वो चल जाता है, लेकिन उसको काउंटर करना बड़ा जरूरी है। इसलिए ये डेलीगेशन जो है हमारा गया है, उसमें बड़े अच्छे
लोग जो है वो हैं। जी जी। अच्छा मसूद खालिद साहब, मेरा ख्याल है कुछ कनेक्शन का इशू है। मैं जरा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं मसूद खालिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि मसूद खालिद साहब से फिर से जो है वो राब्ता हो। बहरहाल वो बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के जो सिफारती वफूद हैं और जिस तरह से एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए सिफारती चैलेंजेस इसके बाद जो है वो क्या है, किस तरह से जो है वो ये सफारतकारी का जो चैलेंज है, पाकिस्तान की प्रायोरिटीज उसमें जो है वो क्या होनी चाहिए। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जहाँ पर एक तरफ जो भारतीय जारहियत है जो खिते में उसने दिखाई, उसको दुनिया ने अप्रिशिएट नहीं किया, उसी तरह से जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है उसका जो है वो क्या किया जा सकता है, ये हमारे सफारतकारी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अच्छा मसूद खालिद साहब, मैं एक मामला जो आपसे पूछना चाह रहा था कि जो भारतीय बयानिया है वो पाकिस्तान के हवाले से, वो तो हमने देखा उसको जो है वो फेक न्यूज के जरिए भी फैलाया जाता रहा। लेकिन पाकिस्तान जब खास तौर पर जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बात करता है, दुनिया को ये बावर कराना ये कितना बड़ा चैलेंज है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर दीगर इलाकों में भी जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे इंडियन स्टेट का जो है वो हाथ है। जी देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे मैं कह रहा था कि ये बड़ा जरूरी है कि हम दुनिया के जो अहम ममालिक हैं उनके पास जाए और अपना नैरेटिव, अपना वर्जन दें। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि ब्राजील में शायद जो इंडियन डेलीगेशन के सरबराह हैं मिस्टर शशि थरूर, उन्होंने गालिबन ये कहा है कि पहलगाम के वाक़े के बाद हमने पाकिस्तान से 4 नाम जो थे वो शेयर किए और लोग, यानी कि वो लोग जो कि पाकिस्तान शायद चले गए थे और लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, लिहाजा हमने उनके खिलाफ एक एक्शन लिया। अब ये देखिए कि ये इतना बड़ा, यानी कि ये झूठ है, ये इतना बड़ा इल्जाम है। अब आई एम श्योर कि हमारी तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन होगी और तरदीद भी होगी। लेकिन अगर ये बयानिया इंडिया का, तो एक तो ये कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, मिलिट्री फ्रंट के ऊपर, डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर, मीडिया फ्रंट के ऊपर इंडिया को बड़ा सेटबैक मिला है। और उस पर ये मेरी सिर्फ राय नहीं है, ये इंटरनेशनल ओपिनियन है। इंटरनेशनल मीडिया, पावरफुल मीडिया जो है वेस्ट का, वो लिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा कि ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक सेटबैक था। इसी तरह और भी राय आए और जो बड़े थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके बयान आ रहे हैं कि इंडिया की नैरेटिव बिका नहीं, क्योंकि इसकी दरअसल इसकी फाउंडेशन बड़ी कमजोर थी। अब यह है कि हम कैसे बताएं क्या इंडिया कर रहा है। देखिए बलूचिस्तान में कर रहा है और इस पे हमने डोजियर पहले भी यूनाइटेड नेशंस में भी दिए हैं और आई एम श्योर कि वो अच्छे और जो हमारे पास मवाद है या एविडेंस है वो हमने डेफिनेटली तैयार किया होगा जो हमारे पास है, और हम उसको दुनिया के पास लेके जाएंगे। क्योंकि ये तो खुल्लम खुल्ला बिल्कुल हकीकत है कि सबूत हैं पाकिस्तान के पास कि बलूचिस्तान में और जो हमारे वल्नरेबल रीजन्स हैं, दैट सेंस केपी वगैरह, जहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं जो अफगानिस्तान से मिलते हैं, वहाँ प्रॉक्सीज के जरिए जो है सबोटाज और सबवर्जन किया जा रहा है, टेररिज्म किया जा रहा है। तो आई एम श्योर कि दुनिया जो है हमारी बात सुनिए। इसमें जो पाकिस्तान को जो इस वक्त एज है वो ये है कि चूंकि इस सारे एक महीने में इंडिया का नैरेटिव जो है वो बिका नहीं, वो बेच नहीं सकता। तो अब पाकिस्तान की जो बात है वो सुनी जाए कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस लिहाज से आवर वॉइस विल बी हर्ड और रिसेप्टिव ईयर्स होंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना दुनिया। तो अभी हमें रिएक्शन पता लगेगा। अभी तो हमारा डेलीगेशन ने स्टार्ट किया है और उनकी मुलाकातें अभी शुरू हुई हैं। देखिए जी, राइट। अच्छा, ये जो खास तौर पर जो बड़ी आलमी ताकतें हैं, चाइना और यूएस है, रशिया है, आप क्या समझते हैं कि इनका अभी तक, जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात हुए, इनका तब से लेकर अब तक जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से क्या किरदार रहा है, और क्या इनके रवैये में आप कोई तब्दीली देख रहे हैं उससे, जब ये सीज फायर की और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग ना होने की बात कर रहे थे?
देखिए, चीन को तो आप एक तरफ रख देना। चीन के साथ तो हमारे जो है रवायती ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात हैं, जो ट्रस्ट के ऊपर बेस करते हैं। और चीन का जो आपको सपोर्ट इस वक्त मिला वो भी सबके सामने है, मुझे जरूरत नहीं है उसकी एक्सप्लेनेशन देने की। और चीन की जो टेक्नोलॉजी और चीन का जो वेपनरी थी वो हम उनसे ले रहे हैं। आज ये नहीं था कि ये पहलगाम का वाकया हुआ है तो हमने वहां से असला लेना शुरू कर दिया। हमारा एक दफाई ताउन पुराना चल रहा है। तो बहरहाल चाइनीज टेक्नोलॉजी कायम और काम आई। और उसके अलावा देखिए कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने बात की और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उनके स्पोक्समैन, उनको एक तरफ कर दीजिए। चाइना के साथ हमारी दोस्ती बिल्कुल एक स्पेशल नौयत की है। अब आप आए अमेरिका की तरफ, बरतानिया वगैरह की तरफ। बरतानिया देखिए, अमेरिका को देखिए जी, वेस्ट जिसकी बात करते हैं, जिसको एक ट्रेडिशनली सॉफ्ट कॉर्नर है जिनका इंडिया के लिए। शुरू करता हूं मैं अमेरिका से, आपको बताना चाहता हूं। देखिए जी, अभी जब ये ट्रंप साहब ने इख्तियार संभाला था तो मोदी साहब इंडिया गए थे। आप उस वक्त जो बयानात आए थे अमेरिका और इंडिया के, उसके जो अल्फाज थे टेररिज्म रिलेटेड, वो आप देख लीजिए, वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। इस दफा ये हुआ कि एक किस्म की जिसको कहते हैं काया पलट गई। अमेरिका, भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका बगैर सोचे समझे जो है, जैसे पहले वो हमारी हिमायत करता रहा, अभी भी हम पाकिस्तान का जिक्र करेंगे और अमेरिका कहेगा कि बिल्कुल सही है, तो सारा काम ही पाकिस्तान ने कराया। वो नहीं हुआ, बल्कि ट्रंप साहब ने तो ये कहा कि आप डीएस्केलेट करें, टेंशंस को रिड्यूस करें और क्या कहते हैं बातचीत की तरफ जाएं, और मैं कश्मीर का मसला हल कराने के लिए भी तैयार। तो इंडिया के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। दूसरे वेस्ट, लेकिन हमें ये सामने रखना चाहिए कि इन ममालिक के इंडिया के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, तजारती ताल्लुकात हैं। देखिए, वो इंडिया क्वाड का हिस्सा है, इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है अमेरिका की है। तो ये सारे अवामिल हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह वेस्ट के दूसरे कंट्रीज जो हैं, फ्रांस, बरतानिया, वो भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं जनरली। लेकिन इस एपिसोड में एक बैलेंस नजर आया उनकी पॉलिसी में भी। और देखिए, ये एक न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट है। दोनों ममालिक साउथ एशिया के जो हैं ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। अब आप ये देखिए कि कोल्ड वॉर में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन की ठनी हुई थी, दोनों सुपर पावर्स थी, तो उनकी प्रॉक्सी वॉर्स चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी इधर उधर, लेकिन कभी उन्होंने मिलिट्री क्लैश की तरफ वो नहीं गए, इसलिए कि दोनों बड़ी न्यूक्लियर पावर्स हैं। साउथ एशिया में ये एक्सेप्शन है कि दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन उनके दरमियान फिजिकल और मिलिट्री क्लैशेस होते हैं, जो कि जिसके ऊपर दुनिया को बड़ी तशवीश है। और इस दफा तो देखिए ना, इंडिया ने बड़ा इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया, एग्रेशन किया, जिसका जवाब हमने दिया। बिल्कुल, वो एक हद तक कंसर्न होती है कि कहीं इनके दरमियान ऐसी लड़ाई हो जाए कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन मसूद खालिद साहब, यही वजह आपको लगती है? क्योंकि आम एक तासुर ये है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बनते हैं, और जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो आपके फॉरेन पॉलिसी बनता है। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो बहुत से मुल्कों का इंडिया के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी जगह पर, लेकिन ये जो इंडिया बात कर रहा है या भारत बात कर रहा है ये दुरुस्त नहीं, या उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता? जी, जहां तक इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ताल्लुक है, वो तो आप देख लीजिए, आप ट्रेड फिगर्स उठा के देख लें अमेरिका की और इंडिया की, या बरतानिया की और इंडिया की, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जाहिर बात है कि उनके इंटरेस्ट है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो फैक्टर रहेगा। जहां तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया की अमेरिका के साथ, वो भी रहेगी, उसमें कोई। लेकिन बात यह है कि जब आप साउथ एशिया की बात करते हैं तो वहां दो बड़े ममालिक हैं, एक इंडिया है और दूसरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हो, सुपर पावर हो, अमेरिका हो, चीन हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, रूस हो, वो पाकिस्तान को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसी सूरत। अच्छा। साउथ एशियन इक्वेशन में तो इसी वजह से वो परेशानी हुई कि देखिए, ये दोनों बड़े ममालिक हैं और इंडिया ज्यादती कर रहा है इस वक्त। इंडिया जो है वो उसकी पॉलिसी सही नहीं है, गलत है। तो एक किस्म का आप ये देखिए कि एक बैलेंस हमें नजर आया। इसका ये मतलब नहीं है कि बरतानिया के ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब हो जाएंगे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। हमें क्या करना है?
देखिए हमारी डिप्लोमेसी इस वक्त ठीक जा रही है, हम इंटरनेशनल ओपिनियन को अपनी तरफ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ये टाइम है कि हम सोचें कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं गवर्नेंस के, इकोनॉमी के, उसको देखिए आपकी इकोनॉमिक ताकत बढ़ेगी। सोवियत यूनियन क्यों टूटा? सोवियत यूनियन इतना बड़ा मिलिट्री पावर था लेकिन इकोनॉमिकली वो बैठ गया। अभी भी देखिए सोवियत यूनियन जो है अच्छी खासी बड़ी ताकत है मिलिटरली। तो बात यह है कि हमने इकोनॉमी को जो है वो इकट्ठा करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, ताकि और बड़ा मुल्क है, 50 मिलियन का मुल्क है आबादी का, तो इट्स अ बिग कंट्री पाकिस्तान। पर इसको आप साउथ एशियन इक्वेशन में बिल्कुल साइड लाइन नहीं कर सकते। गो के इंडिया की कोशिश रही कि इसको राइट ऑफ पाकिस्तान को नहीं किया जा सकता। राइट, बहुत शुक्रिया। मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद, साबिक सफीर, बात कर रहे थे इन मामलात पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बजट इजलास जो है वो ईद के बाद होगा और क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये सवाल हर दफ़ा रहता है, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये कि अवाम को हुकूमत रिलीफ दे पाएगी या नहीं। पिछले कुछ सालों से तो हम सुन रहे हैं कि जो रिलीफ का सवाल है ये IMF के साथ जुड़ा हुआ है कि IMF की तरफ से जो शराइत आयद की जा रही हैं और मुल्क की मैशत का जो हाल है उसकी वजह से ये रिलीफ देना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब मैशत संभल रही है, ये हुकूमत का अपना दावा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कोई रिलीफ दिया जा सकता है या नहीं? फिर एक आम बात, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो जंग के साए भी हैं, इसका हमारी मईशत पर अभी क्या असर पड़ा है और आने वाले सालों में क्या असर पड़ सकता है? और अमेरिका के साथ ये जो टैरिफ्स वाला मामला है ये भी एक अहम इशू है जो पाकिस्तान की मईशत के साथ जुड़ा हुआ है। इन इशूज पर बात करने के लिए साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले तो सर बजट पर एक जनरल सवाल है, ये कितनी गुंजाइश आप हुकूमत के लिए देख रहे हैं इस मरतबा? क्योंकि हुकूमत इससे पहले तो ये कहती आई है कि IMF का प्रोग्राम है, सख्ती है, हम रिलीफ नहीं दे सकते। इस मरतबा मार्जिन है हुकूमत के पास लोगों को रिलीफ देने का? आई थिंक ये पाकिस्तान के सबसे मुश्किल बजट इस साल होगा क्योंकि एक किस्म का ये वॉर बजट होगा। अभी आपको पता है कि हमारा हिंदुस्तान के साथ बड़ा इंटेंस किस्म की टेंशन है। अभी एक स्कर्मिश उनके साथ खत्म हुई है, उस पर खासा अखराजात आए हैं और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ये जंग जो है अभी ख़त्म नहीं हुई जब तक के कोई समझौता नहीं होता। तो उस वक्त तक के लिए आई थिंक प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको एक्सपेंडिचर्स कस्टिंग करने पड़ेंगे और वो कोई छुपी बात नहीं है, वो सबके सामने है। सो आई थिंक कि IMF प्रोग्राम का एक आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है और वो ये है कि जो भी आपने अखराजात करने हैं वो आपको टैक्स रेवेन्यूज या गवर्नमेंट रेवेन्यूज से पूरे करने पड़ेंगे, आप बोरो नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि ये अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और अगर आपने कोई और एक्सपेंडिचर्स कट करके आपने डिफेंस को दिया तो फिर तो आपको टैक्स रेवेन्यू से को बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं हो। सो आई थिंक ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल पीरियड होगा, राइट, क्योंकि आपने IMF की कंडीशंस भी पूरी करनी है, डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है और मुझे लगता है कि हुकूमत का दूसरे अखराजात कम करने का कोई मूड नहीं है। तो अल्टीमेटली अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ ही एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है। और IMF के साथ जो कंडीशनैलिटी है IMF की, उसमें हमने इससे पहले देखा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान और IMF के दरमियान था
कि जहां पर जो है वो हुकूमत के लिए कोई गुंजाइश नहीं निकलती थी, लेकिन इस मरतबा जो बातचीत हुई है उसके ख्याल में आपको उनकी तरफ से कोई नरमी नजर आती है कि अगर हुकूमत लेट्स से रिलीफ देना चाहती है तो हुकूमत जो है वो रिलीफ दे भी सके जिस सेक्टर को वो चाहते हैं? देखिए, आई थिंक IMF ने आपको खासा अकोमोडेट किया है। उसने आपका प्रोग्राम अगली ट्रांच अप्रूव की है। उन्होंने आपको प्राइवेट इमरजेंसी की भी फाइनेंसिंग दी है, और हिंदुस्तान ने कोशिश भी की कि उसको आपके प्रोग्राम को डिसरप्ट किया जाए, तो उन्होंने नहीं होने दिया। अब बाकी चीज ये है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी जो है उसको आपने स्टेबल तरीके से अगर चलाना है तो फिस्कल डेफिसिट्स आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, और दूसरा आपको एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड करना पड़ेगा। और एक्सचेंज रेट अगर डॉलर इंक्रीज होती है तो फिर आपको इंक्रीज करनी देनी पड़ेगी। सो आई थिंक कि IMF की कोई कंडीशनैलिटीज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो हमेशा यही कंडीशनैलिटीज होती हैं। और अब क्योंकि पाकिस्तान में एक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है, अनफॉर्चुनेटली जंग जो है वो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होती, और अल्लाह करे कि जल्दी से जल्दी हमारी कोई नेगोशिएशन शुरू हो और हम नॉर्मलसी की तरफ जा सकें। ठीक है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो ये हमें चाहिए पाकिस्तान के लिए वो हम कर सकें, और उसमें सबसे बड़ी रिफॉर्म जो है वो तो गवर्नमेंट की राइट साइजिंग है, गवर्नमेंट की डीरेगुलेशन है, उसमें प्राइवेटाइजेशन है, उसमें लिबरलाइजेशन है। इस वक्त तो IMF ने ये भी कहा है कि आप प्रोटेक्शन कम करें, तो आई थिंक वो भी एक सही डायरेक्शन में स्टेप है, लेकिन वो भी एक ठीक है। तो आपको लगता है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो कहीं पर जो है वो हुकूमत को करनी होगी? लेकिन एक चीज में अमेरिका के साथ अभी जो हमारे मामलात हैं, वो जो टैरिफ वाली बात मुज़ाकरात वहां पर हो रहे हैं, अमेरिका की तरफ से पेशकश भी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं इकोनॉमी में? क्या ये मामलात कोई बेहतरी की तरफ जो है वो ले जा सकते हैं हमारी मैशत को मजीद बेहतरी की तरफ? देखिए, पाकिस्तान ने तो बहुत अरसे से अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिजायर एक्सप्रेस की थी, ताकि जब मैं वजीर खजाना था और एडवाइजर था प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस पे, तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इशू रेज किया था, और उस वक्त अमेरिका ने हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं दी, जिसका मतलब था कि जीरो टैरिफ्स होंगी दोनों साइड पे। और उस वक्त उन्होंने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की एक डाइवर्जन क्रिएट कर दी थी, जिसके तहत वो बड़ी देर तक हमारी उनके साथ डिस्कशन चलती रही। तो आई थिंक अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तैयार होती है तो पाकिस्तान को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ करनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, राइट। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मईशत के हवाले से भी हमने बात की। ब्रेक पर जाने से पहले बजट के हवाले से बात हो रही थी। कोशिश हुकूमत को ये करनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि मेरा ख्याल है बजट में पिछले जो 2-4 साल गुजरे हैं उसमें हुकूमत की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि IMF की वजह से ये रिलीफ देना मुमकिन नहीं। तो इस मरतबा उम्मीद की जानी चाहिए कि ईद के बाद जब हुकूमत बजट पेश करे तो देखे कि लोगों को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। और महंगाई तो चलो अपनी जगह पर जो है वो बरकरार है, लेकिन जो लोगों की कुव्वत खरीद है उसमें जो है वो इजाफे के लिए हुकूमत क्या कर सकती है। आज के प्रोग्राम से मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।